नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। देश की सर्वोच्च अदालत ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आज फटकार लगाई कि 26 दिन से अधिक का समय हो गया है, अभी तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों के नाम चुनाव आयोग को क्यों नहीं दिए। तमाम दलीलें एसबीआई की तरफ से दी गई हैं। पिछले दिनों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से जून तक का समय मांगा था, क्योंकि ये दलील दी थी कि 22,000 से अधिक जो खाते हैं जिनके जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा दिया गया है, वो उनकी डिटेल निकालने में कम से कम जून तक का समय लग जाएगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने घोर नाराजगी व्यक्त की आज और फटकार लगाते हुए कहा कि 12 मार्च यानी कल तक एसबीआई उन सारे लोगों की सूची चुनाव आयोग को सौंप दे जिन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चुनावी चंदा दिया है। इसके बाद से तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। बहुत सारे कानून के जानकार लोगों ने प्रतिक्रिया दी है, रिएक्शंस दिए हैं, लेकिन अब सवाल उठता है कि इसके आगे क्या। जब एसबीआई कह चुकी है कि जून से पहले वो दे ही नहीं सकते और आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कल देना है, तो क्या होगा? कल क्या होने वाला है? कल क्या होगा? और क्या एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जिन लोगों ने चुनावी चंदा दिया है, जिन राजनीतिक दलों ने चुनावी चंदे की मलाई काटी है, क्या उन पर जो पर्दा पड़ा हुआ है, क्या उसका पर्दाफाश करेगी क्या? सबसे बड़ा सवाल मंथन में आज यही है कि पर्दा उठ गया तो। पुराने जमाने के लोग जानते हैं, एक गाना था, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अगर ये पर्दा उठ गया, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म अगर तामील हो गया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अगर चुनाव आयोग को सारी चीज़ें दे दी, जानकारी दे दी, तो पर्दा उठ जाएगा। राजनीतिक दलों का चेहरा क्या होगा, पैसा कहाँ से आया है, किन लोगों ने दिया है, उनके बदले में राजनीतिक दलों ने उसकी कीमत क्या चुकाई है, ये बहुत सारे किंतु परंतु इस देश की जनता के सामने होंगे। और इस देश की जनता का हक है, अधिकार है पारदर्शिता का। उसे हक है जानने का कि हमारे राजनीतिक दल किन लोगों से पैसा ले रहे हैं और बदले में वो क्या दे रहे हैं उनको। क्या इससे विकास योजनाएं इफेक्ट होंगी, जैसा कि पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि क्या इससे विकास योजनाओं पर कोई फर्क पड़ेगा इस चुनावी चंदे से? इसकी भी आशंका उन्होंने जताई थी। बहुत सारे किंतु परंतु हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत बड़ा फैसला आज आया, बहुत बड़ा निर्देश है। देखिए कल क्या होता है। क्या एसबीआई देगा? 15 तारीख को क्या चुनाव आयोग इसको सार्वजनिक करेगा? चुनाव आयोग में भी 2 चुनाव आयुक्तों के पद खाली हैं। एक आयुक्त अनूप चंद पांडे रिटायर हो चुके हैं, दूसरे ने आनन फानन आकस्मिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे घटनाक्रम चल रहे हैं। कुछ लोग भविष्य में जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने हैं उनको भी आज के घटनाक्रम से जोड़ रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई है। साथ ही सवाल किया है कि जब आपको एक तय समय दिया गया था तो आपने चुनावी बॉन्ड के विवरण की जानकारी क्यों नहीं दी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई का वह आवेदन खारिज कर दिया है जिसमें राजनीतिक दलों की ओर से भुनाए गए चुनावी बॉन्ड की डिटेल की जानकारी देने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाए जाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया कि वह 12 मार्च 2024 तक सर्वोच्च अदालत को पूरे आंकड़े उपलब्ध कराए।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने आदेश देते हुए कहा कि SBI ने कहा कि कैश कराने वाले की जानकारी भी अलग से रखी गई है। दोनों को मिलाना कठिन काम है। 22,000 से अधिक चुनावी बॉन्ड साल 2019 से 2024 के बीच खरीदे गए। 2 सेट्स में आंकड़े होने के चलते कुल आंकड़ा 44,000 से अधिक है, तो ऐसे में उसके मिलान में समय लगेगा। हम SBI का आवेदन खारिज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि 12 मार्च तक उपलब्ध आंकड़ा दें। चुनाव आयोग 15 मार्च तक उसे प्रकाशित करे। वही सुनवाई के दौरान SBI ने जब सुप्रीम कोर्ट से वक्त देने की मांग की तो कोर्ट ने कहा कि दिक्कत कहां आ रही है, आपके पास तो सील बंद लिफाफा है, उसे खोलो और सुप्रीम कोर्ट को आंकड़ा उपलब्ध कराओ। SBI के वकील हरीश साल्वे ने कहा, हमने कुछ समय की मांग की है और आदेश के मुताबिक हमने चुनावी बॉन्ड देना बंद कर दिया है। आंकड़े देने में भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन उन्हें व्यवस्थित करने में कुछ समय लगेगा। और अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक पार्टियों के चंदे का एक बड़ा सोर्स था, तो ऐसे में अब राजनीतिक पार्टियों को आर्थिक तौर पर एक बड़ा झटका लगेगा ही, साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी इसका खासा असर पड़ता नजर आएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। टाइमलाइन। तो इस पूरे फैसले पर, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर और एक तरीके से जो शिकंजा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर कसा है, तमाम दलीलें, तमाम चीज़ों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से ये पर्दा उठा दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ये पर्दा SBI डाले हुए है, ये पर्दा SBI उठाए और चुनाव आयोग को ये सूची दे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर ये सूची आ गई तो बहुत सारे लोग बेपर्दा हो जाएंगे, बहुत सारे नाम बेपर्दा हो जाएंगे, इसलिए पर्दे में रहने दो। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि भाई पर्दा उठाओ, पर्दे के पीछे की हकीकत जानने का अधिकार है इस देश को, इस देश के नागरिकों को। और ये केवल SBI और राजनीतिक दलों के बीच का मामला नहीं है, ये चुनावी चंदा देने वाले और राजनीतिक दलों के बीच का मामला नहीं है। ये सीधे सीधे इस देश के मतदाताओं का हक है, उनका हुकूक है ये जानना कि वो जो उनके सामने लोग आ रहे हैं वो कहाँ से चंदा पैसा ले रहे हैं और उसके बदले में दे क्या रहे हैं। कहीं मतदाताओं का हक मार कर तो नहीं वो चंदा देने वालों को सरसब्ज कर रहे हैं। ये बहुत सारे सवाल हैं और ये चुनावी भ्रष्टाचार, चुनाव सुधार, बहुत सारे एंगल से इसको देखा जा रहा है और देखा जाना चाहिए। जाने माने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रशांत भूषण और कांग्रेस के प्रवक्ता अजय कुमार ने क्या कहा, वो सुनिए। Strong judgment that the court had given on electoral bonds. आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में इलेक्शन कमीशन की स्टेट बैंक की अर्जी कि हमको टाइम एक्सटेंड किया जाए 30 जून तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिटेल्स देने के बारे में, उसको रद्द कर दिया है और बोला है कि ये बिल्कुल साफ है कि स्टेट बैंक के पास जो इन्फॉर्मेशन कोर्ट ने मांगी थी उनके पास है कि किसने बॉन्ड्स परचेज करे उसके डिटेल्स और किसने बॉन्ड्स वो एनकैश करे उसके डिटेल्स, ये सब स्टेट बैंक के पास है और वो कल शाम तक ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को दे दें। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक, इसी महीने की 15 तारीख तक वो सारे डिटेल्स अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर दे। और पहले भी जो इन्फॉर्मेशन 2019 से पहले के बॉन्ड्स के बारे में जो पॉलिटिकल पार्टीज को देनी थी इलेक्शन कमीशन को, जो उनके पास आ चुकी है, वो सब भी इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक पब्लिश कर दे। ये बीजेपी ने आपको कहा कि हम स्विस बैंक से पैसे ले आएंगे, करेक्ट बोला था ना? वो SBI के अकाउंट दिखाने के लिए तैयार नहीं है। जो आदमी स्विस बैंक से पैसे लाने वाले थे, स्विस बैंक का खुलासा कर रहा था, वो तो SBI का अकाउंट खुलासा नहीं करने को तैयार है। बेशरम है ना मोदी और नवीन जी। स्विस बैंक के अकाउंट का खुलासा कर रहा था 10 साल पहले।
वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट का खुलासा नहीं कर रहा है क्योंकि इसकी चोरी पकड़ी जाएगी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इससे जब पर्दा उठ जाएगा तो बहुत सारा नेक्सस भी सामने आ जाएगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड का ये तो एसबीआई द्वारा 4.5 महीने मांगने के बाद साफ हो गया कि मोदी सरकार अपने काले करतूतों को पर्दा डालने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि 4 महीने क्यों होना, आपके पास तो डाटा है और डाटा का मास्टरी आपने किया है और हर जगह बोलते हैं ये डाटा आने के बाद सब अंक संख्या सभी मिल जाते हैं और ये बहुत जल्दी ही मालूम हो जाता हर चीज का। क्या फिर निकालो ना भाई, 1-2 हजार लोग दिए होंगे बॉन्ड्स, 3 उतने लोगों की लिस्ट नहीं मिलती आपको, तो क्यों छुपा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है लेकिन आप एसबीआई को नहीं बोल सकते क्योंकि सिलेक्शन आप ही तो कर रहे हैं। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का सिलेक्शन आप ही का है, सीबीआई सिलेक्शन आप ही का है। अगर हम वहां जाके अपोजिशन लीडर अगर सजेशन भी देते, एक सजेशन नहीं सुनते। अगर खड़गे साहब कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन हो चाहे सीबीआई हो, सारे सिलेक्शन अपने मन से सरकार को करना है, अपोजिशन लीडर अगर कोई सजेशन देता तो उसको मानते नहीं। वो कह रहे हैं कि आपके पास इतना सब कुछ डेटा है, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं आप, उसके बाद भी 4.5 महीने एसबीआई को क्यों चाहिए, ये बड़ा सवाल है। अब कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखें तो सितंबर 2017 में ये याचिका दाखिल की गई थी, उसके बाद जनवरी 18 में भी सारी चीज़ें हुई, सुनवाई हुई, कई बार इस पर बातचीत हुई और लगातार ये जो चुनावी चंदे की सुनवाई को लेकर जब जब सुनवाई हुई है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं क्या कुछ अब तक हुआ है इस पर, और जो इसकी टाइमलाइन है, जो कुछ जब जब जिन तिथियों पर सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में चुनावी चंदे को लेकर, वो लगातार आपकी स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत हमारे साथ कुछ मेहमान अभी जुड़ेंगे। फिलहाल इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार संपादक आलोक भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भदौरिया जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। भदौरिया जी, ये आज ये बहुत महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है और एक निर्देश उन्होंने दिया है कि कल शाम 6 बजे तक एसबीआई वो सारे खातों की जानकारी चुनाव आयोग को दे दे जिनके जरिए राजनीतिक दलों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में पैसे लिए हैं। क्या इस देश की जनता को ये हक नहीं आलोक जी जानने के लिए कि हमारे राजनीतिक दल जो नुमाइंदे हमारे सामने हाथ जोड़कर वोट मांगने आते हैं वो किसका पैसा ले रहे हैं, कैसा पैसा है वो, उसके बदले वो क्या दे रहे हैं? और पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा लगता है कि कहीं विकास योजनाएं तो प्रभावित नहीं हो, ये भी हमें देखना होगा कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड की कीमत जो राजनीतिक दल चुका रहे हैं तो उसके जरिए कहीं हमारी विकास योजनाएं तो नहीं हम पर हो रही, गांव गरीब का नुकसान तो नहीं हो रहा है, आम मतदाता का तो नुकसान नहीं हो रहा है। आलोक जी। धन्यवाद दुर्गेन जी। पहली बात, ये फैसला ऐतिहासिक है, काफी बड़ा फैसला है, लेकिन इस फैसले से कोई राजनीतिक तूफान खड़ा हो जाएगा मुझे ऐसा नहीं लगता, ये मेरा मानना है। इसकी वजह भी मैं बताना चाहूंगा। पहला ये कि इस जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है या जो एसबीआई की जो हठ धर्मिता है, इन दोनों को हमको समझना पड़ेगा। तो उस सब कुछ समझने से पहले एक हमको इसके बीच समझना पड़ेगा कि जो जेनेसिस है वो कहाँ से पड़ी जी। एसबीआई के जो चेयरमैन साहब है उनको एक एक्सटेंशन मिल चुका है जी, जब वो एमडी थे तब भी एक्सटेंशन मिल चुका है। तो अब जाहिर सी बात है कि एक्सटेंशन क्यों मिलता है, ये बात कोई छुपी तो है नहीं। क्या हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि एक्सटेंशन इसलिए मिलता है या उसको जो फायदा था उसको एवज में क्या करना पड़ता है?
यही करना पड़ता है कि आपको 30 जून तक का समय मांगना पड़ता है, 3 से 4 महीने का समय मांगना पड़ता है कि और समय मिल जाए ताकि ये चुनाव निकल जाए। अगर चुनाव निकल जाता है 2024 का, तो आप ये मान करके चलिए कि फिर इसका कोई मतदाताओं पे या चुनाव के ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं आया। सत्तारूढ़ दल है वो तो निकल गया। अब क्यों निकल गया, इसका भी बहुत साफ वजह है। सत्तारूढ़ दल को चुनाव के दौरान इलेक्टोरल बॉन्ड में 9,120 करोड़ मिले। कांग्रेस को मिले, जो दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड मिला वो मिला कांग्रेस को, वो मिला 1,550 करोड़। तो यानी गैप कितना है, 7,500 करोड़। तो 7,500 करोड़ अगर ज्यादा मिला है तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और स्टेट बैंक के जो चेयरमैन की जो धर्मिता है उसके बाद में आपको क्या लगता है, क्या इससे आपको बहुत सारा खुलासा हो पाएगा? मुझे नहीं लगता, ये मेरा निजी मत है। इसलिए नहीं लगता क्योंकि आपको स्टेट बैंक ये सूची तो दे सकता है कि किस किस कॉर्पोरेट ने क्या क्या बॉन्ड खरीदा, कितने कितने बॉन्ड खरीदे, ये तो मिल जाएगा। बॉन्ड एंड कैश हुए, ये भी मिल जाएगा। लेकिन उसको जोड़ने का काम अदानी ने, उदाहरण के तौर पर अदानी ने या किसी कॉर्पोरेट ने फला एक्स बॉन्ड खरीदा और वो एक्स बॉन्ड बीजेपी के पार्टी के सत्तारूढ़ केंद्रीय सरकार पार्टी के अकाउंट में गया, इसको इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि ये मामला 16,000 करोड़ का है और बाकी जगह भी बाकी जगह भी बॉन्ड गए हैं। कांग्रेस को भी गए हैं, टीआरएस को भी गए हैं, वाईएसआर को भी गए हैं, सभी को गए, लगभग हर दल को गए हैं। प्रतिशत का मामला फर्क है, वो 85% एक तरफ और बाकी जगह 15% में सारे विपक्षी दल। ये जो इस्टेब्लिश करने वाला मामला है, ये कोरिलेट करने वाला मामला है, ये कुछ तो स्पेकुलेटिव होगा। लेकिन हाँ, निसंदेह तब भी लोग एक अपने 2 से 2 जोड़ेंगे, 3 से 3 जोड़ेंगे और पहुंच जाएंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे अगर अदानी साहब के पास में, अगर अदानी साहब का अगर ये नाम आता है कि उन्होंने इतने कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदे, ये नाम तो आएगा, इसको तो कोई भी नहीं रोक सकता, किसी भी तरीके से नहीं रोका जा सकता, ये नाम तो आएगा। लेकिन वो सारा पैसा केवल एक भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही गया है, या यहाँ पे जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और क्या उसके भी खाते में कुछ गया है, क्या पश्चिम बंगाल की सरकार के तृणमूल कांग्रेस की सरकार के खाते में भी गया है? इसको स्थापित करने में अभी समय लगेगा। लेकिन मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के अलावा तो छोड़ दीजिए कि वो क्या कर रही है, किस तरीके से मामले को दबाएगी, लेकिन मुझे भारतीय जनता पे बड़ा भरोसा है। वो कहते हैं ना कि चिड़िया के पर गिन लेती है, तो ये एक सबूत तो आ जाएगा कि भाई इसने आदमी ने इतना पैसा दिया और इतने एयरपोर्ट मिल गए, इतने मिल गए। वो 2 से 2 जोड़ने में, कड़ियां जोड़ने में भारतीय समाज माहिर है और मुझे लगता है वो जोड़ देगा। अब सवाल उठता है कि डेंट कितना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि डेंट इतना पड़ेगा कि केंद्र सरकार ने इसकी काट के लिए एक काम किया कि सीए की अधिसूचना लागू कर दी गई। अब कल का अखबार देखना बड़ा दिलचस्प होगा, बहुत ही दिलचस्प होगा। लीड सीए लागू होना बनेगी या बॉन्ड के ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा। आलोक जी, पता चल गया अभी से बानगी पता चल गई उसकी। जरा चैनलों का स्क्रीन देख लीजिए आप और देख लीजिए कि कितने लोग आज इलेक्टोरल बॉन्ड पर चर्चा कर रहे हैं। कल आज ही पता चल गया। अब देखिए, यही बात मैं कहना चाह रहा था, जो मैंने शुरुआत करी कि अब जो नैरेटिव बनेगा, क्या मीडिया ये विपक्ष के साथ है, इतने बड़े मुद्दे में साथ है, देश का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का चुनाव हो रहा है, क्या उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए मीडिया पक्षधर होगा? मुझे नहीं लगता, मुझे इसमें शक है। ये देखना पड़ेगा, 24 घंटे के अंदर इसका खुलासा हो जाएगा। जबकि सीए लागू होने से ज्यादा बड़ा फैसला ये था। एक चीज और भी मैं कहूंगा, सीए को इन्होंने क्यों प्रस्तुत किया? इसलिए प्रस्तुत किया ना, मीडिया की कवरेज से थोड़ा नेपथ्य में चला जाए ये मुद्दा, जाहिर सी बात है। लेकिन एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी सुप्रीम कोर्ट के जो इस फैसले की, सुप्रीम कोर्ट का जो एक सवाल है कि 26 दिन क्या किया, 26 दिन क्या किया। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी बहुत मायने रखती है और डिजिटल इंडिया का मखौल उड़ाती है। ये आप ये बात करिए, ये वही सरकार है, उसी सरकार का एक आरबीआई था, उसी आरबीआई ने नोट गिनती वाले काम किए थे और नोट गिनती के कुछ समय के बाद में इसने सूचनाएं देने से मना कर दिया था। इस चीज को याद करिए।
और जब आपको अगर याद होगा दुर्गेंद्र जी। कि जब भी आप 2000 का नोट जमा कराने जा रहे थे, 1000 का नोट जमा कराने जा रहे थे, तो आपका जो कोई भी बैंक हो, वो आपके अकाउंट नंबर में वो उसको नोट करता था, मेंशन करता था। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने आपको आखिरी समय तक आंकड़े नहीं दिए। तो सवाल है, आज ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा बहुत बड़ा है। लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र के जीवित रहने के लिए और लोकतंत्र के वाइब्रेंट रहने के लिए ट्रांसपेरेंसी से बड़ी कोई चीज नहीं होती, और ये उस दिशा में एक बड़ा कदम है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो और सारे मामले हैं, जैसे आप ये देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड है, इससे भी ज्यादा बड़ा मामला मुझे लगता है पीएम केयर्स फंड है। आखिर सरकार क्यों नहीं बताना चाहती? क्या दिक्कत है कि भाई पीएम केयर्स, आपने नाम बदला, ठीक है बदल लिया, कोई बात नहीं, लेकिन आप नाम क्यों नहीं बता रहे कि किसने चंदा दिया? दिक्कत क्या है इसमें बताने में? तो सवाल है कि आज बहुत बड़ा, तो ये ठीक मेरा है। मानना है कि लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। और भारतीय जनता, ठीक है स्टेट बैंक को टाइम चाहिए उसको कोरिलेट करने के लिए, ना करे कोरिलेट, पल्ला झाड़ ले, लेकिन कब तक पल्ला झाड़ेगा? भारतीय जनमानस पर मुझे भरोसा है, वो उड़ती चिड़िया के जोड़ लेते हैं और 2 से 2, 3 से 3 वो जोड़ते हुए चले जाएंगे। किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। बोफोर्स में कोई सबूत नहीं मिला था आपको, आप बताइए बोफोर्स में कितना सबूत मिला था, लेकिन सरकार चली गई थी। ठीक है। इसलिए बहुत महत्व है। ठीक है आलोक जी। इस बीच 2 और मेहमान जुड़ गए हैं, मनदीप सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता और आनंद तारण कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। दोनों मेहमानों को बहुत स्वागत। मनदीप सिंह के पास पहुंच रहा हूं। मनदीप सिंह, 2014 में तो आप कह रहे थे कि स्विस बैंक में हाथ डालकर सारा पैसा ले आएंगे, काला धन, और अब अपने देश में ही अपनी ही बैंक 48 करोड़ जिसके खाते हैं, एक क्लिक में डिजिटल इंडिया में सब कुछ पता चल जाता है, हमारे अकाउंट में क्या पैसे हैं। 1 रुपया अगर हम लेन देन करते हैं तो तुरंत आ जाता है कि आपने इतने का रिटर्न दाखिल किया था, इतने पैसे का लेन देन किया, नोटिस आ जाता है। उस देश में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप जरा डेटा बता दो, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला नहीं बता पा रहा, वो कह रहा 4.5 महीने का समय चाहिए। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि भाई स्विस बैंक तो आप लाए नहीं, अपने ही देश का बताने में क्या दिक्कत है? मनदीप, देखिए भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट के आगे किसी की नहीं चलती है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई आदेश किया है, तो चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे इस देश का कोई भी आम जनमानस हो, उसको उसकी सम्मान रखते हुए उसकी बात को मानना पड़ेगा। और जहां तक रही बात कि एसबीआई कह रहा है कि हमको इतना समय चाहिए या क्या है, तो मैं एसबीआई किन बिहाफ पे इसको कह रहा है, कुछ चीजों को गठजोड़, तो मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, मैं अपनी पार्टी की बात रख सकता हूं, वो अपनी चीजें रख रहे होंगे। तो लेकिन ये भी आज जो डिजिटल इंडिया की बात चल रही है, ये भी केंद्र सरकार की ही उपलब्धि है कि उनके पराक्रम से ही आज डिजिटल इंडिया, वरना इन्हीं के प्रधानमंत्री विपक्ष के ही कहते थे कि हम 1 रुपए भेजते हैं 10 पहुंचते हैं। लेकिन आज वो चीजें खत्म हुई है, ट्रांसपेरेंसी हुई है, लोगों के पास सीधा धन पहुंच रहा है। हाँ, अगर कहीं कुछ है, इस तरीके की चीजें आई हैं, तो ये भी जांच हो रही है, सुप्रीम कोर्ट अब इसका संज्ञान लिए हुआ है और कल आप सबके सामने आ जाएंगी। ठीक है। अनंत तारण, वो तो राजीव गांधी के बयान को कह के बचना चाहते हैं। वो कह रहे हैं ठीक है, मैं एसबीआई के प्रवक्ता नहीं हूँ, एसबीआई सरकार के अंडर में ही चलती है, वित्त मंत्रालय के अंडर में चलती है। अभी आलोक जी ने कहा कि चेयरमैन एक्सटेंशन पा चुके हैं, हो सकता है अपनी योग्यता से पा चुके हैं, वो मैं नहीं कहता, लेकिन वास्तव में आपकी पार्टी ये सवाल उठा रही है और ये कह रहे हैं कि भाई हम सब कुछ पारदर्शी तरीके से करा रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है आपको? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जी, कहाँ चला गया ये डायलॉग? आज ये हालात है भाई। अगर बैंक हमारे अंडर में, तो सरकार को आदेश देने चाहिए उसे कि भाई सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है, उसके तुरंत उसकी पालन होने चाहिए उस बात का। तो कहाँ है? जब केवल एक स्विच दबाने से, एक खटका दबाने से पूरा का पूरा सफेद हो जाता है, कि काले को सफेद कर दिया जाता है। भाई किसने कितना पैसा दिया, कहाँ गया, कितना बॉन्ड लिए, तो क्या दिक्कत है? इसका मतलब कहीं ना कहीं तो सरकार का दबाव, सरकार घिरी हुई है, सरकार की नीयत साफ नहीं है। भाई आपने अभी बहुत अच्छा बोला कि भाई आपने तो बोला था काला धन लेके आएंगे, तो काला धन तो आया नहीं, लेकिन स्विस बैंक में जो सूत्रों से बताया कि भैया डबल हो गया काला धन, 15 लाख रुपए भी नहीं मिले, 2 करोड़। वो तो छोड़ दो आनंद तारण, स्विस बैंक को छोड़ो, स्टेट बैंक को देखो। स्विस बैंक छोड़ दो, अब स्टेट बैंक से निपटो। सही बात है, स्टेट बैंक तो हमारी है, स्टेट बैंक तो हमारी अंडर, वही तो मैंने सबसे पहले यही बोला ना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो भारत सरकार की है। भारत सरकार
इसका मतलब इसका हमेशा बोलते हैं ना कि जितनी सरकारी एजेंसी हैं सब पे दबाव है सरकार का। सरकार ने किस तरह से दबा रखा है, किस तरह से उनको प्रताड़ित कर रहे हैं और किस तरह से अपने लोगों को बिठा रखा है। आपने देखा कि किस तरह से निर्वाचन आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया। तो आखिर क्यों ये सब हो रहा है, क्या कारण है? तो कहीं ना कहीं हर चीज दबाव में। और दूसरी बात और बोलता हूँ, जो 400 पार की बात करते हैं, ये 400 पार, ये घबराहट में इसलिए ये इस तरह से फेंक कर रहे हैं। इन्हें तो खुद उम्मीद नहीं है कि हमारी 303 जो है वो हम बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। आज जिस तरह से दूसरे लोगों को अपने दल में शामिल कर रहे हैं, जिस तरह से ऐसे लोगों को शामिल कर रहे हैं जिनका खुद का धनाधार नहीं है, जो खुद अथवा ऊपर उठे, लोगों के हाथ पैर जोड़ के ऊपर चढ़े। अरे आप भी तो इनके लोगों को लेना शुरू कर दिए हैं भाई। भर्ती आप भी खोले हुए हैं, उनकी भर्ती बम्पर है, विषयांतर नहीं करूंगा। आप भी बीजेपी के सांसदों को ले रहे हैं। नहीं, बिल्कुल जो हमारे पास आ रहा है, हम किसी पे प्रेशर नहीं डाल रहे, क्योंकि हमारे पास प्रेशर डालने के लिए कुछ नहीं है। इनके ऊपर तो प्रेशर डालने के लिए कि किसी का मकान खाली होना है तो उसके नोटिस भेज दिया। अब वो ठीक है, अनंतरण हम लोग विषय में ही रहेंगे और एक ब्रेक पर जा रहे हैं। सवाल बड़ा यही है कि जो चंदे की मलाई है सभी दलों ने खाई है, इसमें कोई एक नहीं है। और ये जब मसला इलेक्टोरल बॉन्ड का जो विषय था ये लोकसभा में आया था तो उस वक्त किसी ने इसका विरोध नहीं किया था, सब बिल्कुल मलाई चट करने के लिए लालायित थे। ब्रेक से लौट आए हैं, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह जुड़ गए हैं। सीधे डॉक्टर एपी सिंह का रुख करेंगे। बहुत स्वागत डॉक्टर साहब, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। डॉक्टर एपी सिंह, ऐतिहासिक फैसला, अद्भुत फैसला, जिसको लेकर बहुत दिनों से ये कहा जा रहा था कि इस पर कुछ सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख अपनाएगा, आज वो जिस तरीके से चीफ जस्टिस ने निर्देश आदेश दिए हैं, फैसला दिया है, उसको कितने डायमेंशन से, कितने आयामों से देख सकते हैं? एक विधिवेत्ता के तौर पर आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, फैसला तो देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है, निश्चित तौर से प्रशंसनीय है, सराहनीय है, उसमें कोई बात नहीं। ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जब बैठती है तो हमारी बहुत से इस देश के लोगों की धड़कन, और वो धड़कन ये देश के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के हमारे देश के लोग विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, अच्छा लगता है। हाँ, जहां तक बात है एसबीआई के पक्ष की, 26 दिन का टाइम था, टाइम निकल के लास्ट में, तो मुझे ऐसा लग रहा है इंटेंशनली, मैं नहीं समझता एसबीआई किसी सरकार की है। एसबीआई के सामने कितनी सरकारें आई, कितनी चली गई। एसबीआई हमारे देश की बड़ी अच्छी बैंकिंग सुविधा देती है, लद्दाख में भी देती है, और जहां 4 गांव है वहां भी सुविधा देती है, अपनी गरिमा को बना के रखा। जहां तक इलेक्टोरल बॉन्ड की बात है, ये चुनाव की शुचिता, चुनाव में भ्रष्टाचार मुक्त हमारा संवैधानिक प्रक्रिया, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नजर गई कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को पता होना चाहिए कि किस पार्टी को कितना, कहां से क्या क्या चंदा मिलता है। उससे उसकी स्वामी भक्ति पता चलती है, उससे उसकी कार्यशैली पता चलती है कि वो किसके लिए काम करने वाली है आगे आने वाले समय में, और क्या क्या एजेंडा डिसाइड करेंगे। तो ये निश्चित तौर पर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सख्ती दिखाई वो तो ठीक है, लेकिन एसबीआई को भी थोड़ा डिले हुआ। हो सकता है उन्हें ऐसा लगा हो कि हम इतने दिनों में काम पूरा कर लेंगे, लास्ट में नहीं हो पाया। कई बार बच्चे होमवर्क नहीं कर पाते हैं, बड़े भी नहीं कर पाते हैं। बच्चों की बात कहेंगे आप तो कहेंगे बच्चे कहां से ले आए आप, इसमें बड़ा मुद्दा है। हम लोग अपनी बात करते हैं, 26-27 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते। कई बार लास्ट रात में जग के काउंटर एफिडेविट बनते हैं, कई बार रिप्लाई देने के लिए रात लगानी पड़ती, तब सुबह कर पाते हैं। ऐसा होता है सभी के साथ। तो उन्हें भी ऐसा लगा होगा, उनके भी कर्मचारी लगे रहे होंगे, अधिकारी लगे रहे होंगे, और हो जाता है। देखिए, बैंकिंग की व्यवस्था जहां तक है, लोग समझते हैं बैंक सुबह खुली और 2 बजे के बाद बंद हो गई, ऐसा नहीं है। बैंक में लोग रात के 10 बजे तक भी हमने कार्य करते देखे हैं। मैसेजेस आते हैं, फोन आते हैं, बात करते हैं, 9 बजे भी करते हैं, महिलाएं भी करती हैं। तो कई बार कार्य की अधिकता भी होती है। नया काम है, नया काम है, नई जानकारी है, नए तरीके से देना है, नई चीजों को संभाल के देना है।
ये चीज हो सकती है उन्होंने शिथिलता बरती हो, उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को उतना डरावना भयभीत ना समझा हो। कई बार हम लोग भी समझते हैं कि हो सकता है टाइम मिल जाए, नॉर्मल टाइम मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता है तो हमें फिर रात दिन लगाने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। उतनी चीज है वो होगी। लेकिन जहां तक निष्पक्षता की बात है, एसबीआई हमारी सर्वमान्य बैंकिंग व्यवस्था है। सरकारें बहुत आई, बहुत जाएंगी और बहुत आएंगी। एसबीआई की गरिमा बनी रही है और एसबीआई उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में भी कल जो भी दाखिल करेगी, उसके बाद रह जाएगा वो भी दाखिल करेगी, उसको फाइल करेगी। लेकिन हाँ, एसबीआई को समझना चाहिए ये साधारण मुद्दा नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का उठाया मुद्दा है, चुनाव से संबंधित मुद्दा है, चुनाव सिर पर है, इलेक्शन होने वाला है, आचार संहिता लागू होने वाली है, जनता जानना चाहती है, आरटीआई में जानना चाहती है कि हमारे पार्टियों के साथ कौन भ्रष्ट पार्टी है, कहां कहां से पैसा आता है, कहते कुछ करते कुछ है, कहां कहां के हैं। तो ये चीजें सामने आनी चाहिए। हमारा संविधान जीवंत रहना चाहिए। हाँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जरूर ये प्रयास किया कि सर्वोच्च न्यायालय जीवंत भी है, ज्वलंत भी है, जागृत भी है, सुनता भी है, समझता भी है। चाहे अभी पीछे पंजाब के मेयर का चुनाव हो, आपने बहुत अच्छी डिबेट की थी, मुझे याद है, और आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल भी पूरे देश और पूरी दुनिया में देखा जाता है। विदेशों से भी फोन आते हैं मेरे पास कि नहीं आपका उस चैनल पे था, ये था, बहुत अच्छा था। तो इसका मतलब आप भी ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करते हैं। आपके मीडिया के चौथे स्तंभ को बहुत बहुत बधाई कि जहां एक तरफ सीएए पर लोगों ने चर्चा की, बधाइयां, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाई बांटी जा रही है, लेकिन आपने उससे भी अधिक इंपॉर्टेंट विषय पर कि वो तो भारत के लोग जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हैं, शरणार्थी हैं, जो परेशान है, पीड़ित है, उनकी बात तो आगे सुनी जाएगी। लेकिन आपने इस पर एसबीआई के बॉन्ड के इस पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर और कल दाखिल कराने के ऊपर जो डिबेट की, उसके लिए भी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पर इसमें कल वो दाखिल करेंगे, कुछ कमी रह जाएगी वो भी दाखिल करेंगे। हम लोग भी करते हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं, पुलिस अपनी एडिशनल चार्जशीट फाइल करती है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करती है, सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट फाइल होते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी सप्लीमेंट्री लिस्ट आती है, ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी सप्लीमेंट्री लिस्ट आती है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी कई बार अगले दिन जजमेंट के लिए लग जाते हैं, कई बार डिलीट हो जाते हैं, कई बार नंबर नहीं आ पाते हैं, कई बार हट जाते हैं। ये मानव है, इंसान है, हम लोग रोबोट को यूज कर रहे हैं, लैपटॉप और कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, साधनों को यूज कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कमी रह जाती है। वो उसको सुधार करें और रात दिन काम करें और कल जो भी है वो सामने लेके आए और निष्पक्षता दिखे। वो कहते ना, मनुष्य पवित्र रहना भी चाहिए और मनुष्य को पवित्र दिखना भी चाहिए। बड़ा सवाल, इलेक्शन कमीशन जी, बड़ा सवाल डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा सवाल, बड़ी अहम बात, पूरी जो एक सार आपने कह दिया कि ठीक है, एसबीआई के पास 48 करोड़ उपभोक्ता हैं, खाते हैं, इस देश का सबसे भरोसेमंद बैंक है। ये भी कहा जाता है कि साहब एसबीआई में खाता है तो ठीक है। उसके बाद ठीक है, आपने बात जो बड़ी महत्वपूर्ण कही कि आप निष्पक्ष हैं, लेकिन निष्पक्ष दिखना भी होगा। और एक बहुत बड़ी बात आपने कही कि शायद एसबीआई को ये अंदाजा नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट कितना सख्त है, कितना सख्त है। वो सख्ती का अंदाजा शायद मुझे लगता है वो नहीं कर पाए और दलील पे दलील देते रहे। हमारे साथ दो और नए मेहमान जुड़ गए हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र दुबे जी लखनऊ से जुड़े हैं। सुरेंद्र जी बहुत स्वागत। और इस पूरे प्रकरण में जो याचिकाकर्ता संस्था थी एडीआर, उसके नुमाइंदगी के रूप में संजय सिंह हमारे साथ एडीआर से जुड़े हैं। संजय सिंह बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। संजय सिंह, डॉक्टर साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि भाई ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया कि एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का अंदाजा नहीं था और शायद वो सोच रही थी कि उसको समय मिल जाएगा। ऐसी परिस्थितियां नहीं हुई, लेकिन आज ये फैसला भारत के जो लोकतंत्र के लिए, चुनावी सिस्टम तंत्र के लिए एक एडीआर के प्रतिनिधि के रूप में आप किस तरह देखते हैं, चुनाव विश्लेषक के रूप में कैसे आप देखते हैं? चौहान साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पे आज की बहस, और आप हमेशा करते आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये भारतीय इतिहास में और भारतीय इतिहास के साथ साथ चुनावी सुधार की प्रक्रियाओं के संदर्भ में आज का दिन बहुत अहम और महत्वपूर्ण है।
आपको पता ही है कि एडीआर ने जब अभी पिछले हफ्ते हम लोग गए और पिछले हफ्ते जाके भी जब हमने कोर्ट को कहा कोड ऑफ कंडक्ट का केस होना चाहिए और क्यों नहीं ये सूचनाएं बताई जा रही हैं, और आज सीजीआई ने जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब कहा, तो अगर आप उनके 8-10 चीजों को सीधे सीधे उन्होंने टू दी पॉइंट, अभी हमसे पहले बहुत विद्वान अधिवक्ता बोल रहे थे डॉक्टर साहब, मैं जानता हूं कि जिस तरह से आज के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मुझे नहीं लगता है कि इसमें देखो दो बड़ी बातें हैं जिसके आधार पे आप ये समझने की कोशिश करें कि टाइम दिया गया था, सारी चीजें थी, कहीं ना कहीं ये था कि ये हम इसमें बच जाएंगे, कोई ना कोई हम लोगों को, जो अभी आप कह रहे थे, क्योंकि हम लोग और मैं तो बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय प्रशांत सर को कि वो जिस तरह से चीजों को रख रहे हैं, हमारे पूरे टीम के लोग, एडीआर का पूरा समूह इस समय एक एक चीज को जुटाने में लगा हुआ है, और ये पूरी कोशिश ये है कि इस कोशिश में एक बार चीजें सामने तो आ जाएं कि आखिरकार वजह क्या है। बैंक भी कहीं ना कहीं दबाव में है, बैंक भी ये सूचनाएं देने के पीछे बहुत सारी चीजें टाल मटोल करने की कोशिश में है, लेकिन आज जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी कि बच नहीं पाएंगे, आपको सूचना देनी पड़ेगी, और अब तो बहुत ही कम 24 घंटे से कम का समय दिया, कहा कि आप कोर्ट में आएंगे, तो मुझे लगता है कि इसको मैं ये कहूं कि किसी संगठन की जीत है ऐसा भी नहीं, या कुछ विशेष संगठन के लोग कर रहे हैं ये भी नहीं, और ना किसी की जीत है ना हार है, भारत के लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला है, और मुझे लगता है कि इसको किसी को भी, किसी भी दल को विरोध और पक्ष में नहीं देखना चाहिए। शुचिता का मामला है और भारतीय राजनीति की शुचिता के लिए है, और इससे चीजें और मजबूत होंगी और इस तरह से चीजें होंगी। और अभी बहुत सारे समसामयिक इशू हैं जिस पे अभी आदरणीय भदौरिया जी जो अपनी बात कह रहे थे कि अलग अलग तरह के इश्यूज हैं, लेकिन चुनावी इतिहास में ये बड़ी पहल होगी, और इसके बाद मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी इससे एक नजीर बनेगी। कल के जानकारी साझा होने के बाद आगे क्या होता है, सबकी निगाहें उस तरफ हैं, लेकिन चुनाव सुधारों की मुहिम में लगे हुए एक कार्यकर्ता के रूप में हम सबके लिए ये अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये अनुभव भारत के लोकतंत्र में जो खासतौर से यंगस्टर्स हैं, क्योंकि मैं बहुत यंगस्टर्स से बात कर रहा था, बहुत सारे लोग हमारे वेबसाइट्स पे लिख रहे हैं, जान रहे हैं, इतने फोन आ रहे हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या किया जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि ये संजय सिंह मेरे मन में भी संजय सिंह मेरे मन में भी ये सवाल आ रहा है कि क्या कल जो चीजें सुप्रीम कोर्ट ने मांगी हैं, क्या जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या देगा? ये मेरे मन में भी सवाल है, जैसे सवाल आपकी वेबसाइट पर लोग लिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 26 दिन बीत गए, 4.5 महीने का वक्त मांगा, 48 करोड़ खाते जहां तक मेरी जानकारी है एसबीआई के पास हैं, डिजिटल इंडिया है, सारे सिस्टम हैं, अगर 1 रुपया आप अपने खाते में ले लेते हैं कहीं से तो आपके पास तुरंत इनकम टैक्स आ जाता है कि भाई इसका तो रिटर्न दाखिल नहीं किया था संजय सिंह, ये कहां से आ गया? उस सिस्टम को ये कहना पड़ रहा कि 4.5 महीने में हम ये जानकारी दे पाएंगे। बहुत सारे लोग, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि भाई ये एक तरीके से चुनाव निकालने की बात हो रही है, कहीं इसका एडवर्स ना हो जाए पॉलिटिकल दृष्टि, लेकिन भारत के चुनाव के इतिहास में या जो चुनाव सुधारों के इतिहास में ये बड़ा कदम है निश्चित तौर पर। संजय सिंह, बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि चुनाव सुधार की प्रक्रिया में और भारत के इतिहास में बहुत बड़ा एक बहुत ही अहम फैसला और बहुत एक अहम पहल है। कल को लेके बहुत ही संशय और बहुत सारी तरह की चीजें हैं कि कल क्या होगा, सबकी निगाहें बैंक क्या लेके आता है, बैंक किस तरह से करता है, और अगर 26 दिन में नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय स्टेट बैंक, जिसके ऊपर हम सबकी बहुत आस्था है और एक भारतीय होने के नाते हम लोग सब मानते हैं कि देश की सबसे बड़ी बैंक है, तो कल वो शायद हम सब की इच्छा और अपेक्षाओं पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। बाकी जहां तक अभी, क्योंकि आप एक बहुत ही मतलब विश्लेषक के तौर पे, पत्रकार के तौर पे, कि कहीं ना कहीं कुछ अदृश्य शक्तियां भी काम कर रही हैं जो पूरी इस मुहिम में हैं, और कि इस इशू पे हम नहीं बोल रहे हैं और कैसे भी समय निकल जाए और इस इशू को हम एक बड़ा मुद्दा ना बनने दें, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें और भी हैं, लेकिन कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने सब सामने आएगा
और हम सब उसको देखेंगे, और फिर कल अगर आप फिर से संवाद करेंगे तो मैं हाजिर रहूंगा आपके साथ। जी, बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए संजय सिंह। सुरेंद्र दुबे, लगभग 5 दशक का पत्रकारिता का अनुभव, 50 साल इस देश में जो कुछ घटा है, सुरेंद्र दुबे जी ने देखा है करीब से, राजनीति को भी, न्यायिक व्यवस्था को भी, तमाम चीज़ों को। सुरेंद्र दुबे जी, संजय सिंह ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उनका पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं कि कल क्या होगा। ये बड़ा अहम इशू है, इसको बहुत सारे लोग, हमारे मीडिया के साथी भी बहुत अहम नहीं मान रहे हैं। वो अपने अपने तरीके से हर व्यक्ति कर रहा है, लेकिन मेरी दृष्टि में और भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था की दृष्टि से, चुनाव सुधार की दृष्टि से, एक आम आदमी के हक हकूक की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो किंतु परंतु देखने नजर आ रहे हैं या समझ में आ रहा है, वास्तव में संजय सिंह ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, कुछ आदर्श शक्तियां हैं। तो जरा प्रकाश डालिए कि वो शक्तियां किस तरीके की हैं, क्या चाहती हैं, भले ही क्या फायदा हो सकता है, क्या स्थितियां, क्योंकि राजनीतिक चंदे की मलाई तो सभी ने काटी है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड पर सारा मामला है, और जिस ढंग से 3 हफ्ते में भी स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के निर्णय के बावजूद कोई डिटेल नहीं दिए कि किन धनपशुओं ने पैसा दिया और किसको, किस पार्टी को मिला, बड़ा सिंपल से जानकारी मांगी गई। स्टेट बैंक ने ऐसे जवाब दिया कि जैसे वो कोई लाला की दुकान का बैठे मुनीम कह दे कि साहब ये हमको जब वही खाते देखने पड़ेंगे कि कहाँ किसका पैसा आया, तो इसलिए 21 दिन हम कुछ नहीं कर पाए, 26 दिन, 3 महीने सरकार जरूर दे दीजिए। ये बात हम सबको समझ में आती कि क्यों किया गया। जून तक का समय मांगा गया ताकि तब तक चुनाव समाप्त हो जाएंगे, और अगस्त में, जहां तक मेरी जानकारी है, अपने प्रेसिडेंट सीजीआई का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। और फिर जब चुनाव एक बार जीत जाएंगे तो फिर कौन पूछता है कि आप कौन से, किस सेल कंपनी से पैसा मिला था, नहीं मिला था। जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर मैं बात करता हूँ, जो और जिस ढंग से आज हीला हवाली करने की कोशिश की गई बैंक की ओर से, उनके वकील के थ्रू, उससे पता चलता है कि स्टेट बैंक की गवर्नमेंट के साथ बहुत पक्के बॉन्ड हैं। बॉन्ड माने क्या होता है? एक रिश्ता। तो उनका रिश्ता बहुत पक्का है, क्योंकि उनका जो चेयरमैन है वो 10 महीने के सेवा विस्तार पर है। 2-3 जो एमडी सीएमडी लेवल के लोग हैं वो सब 2-2 साल के सेवा विस्तार पर है। एक महिला डायरेक्टर है जो बीजेपी की कार्यकर्ता है। तो ऐसे में अगर सरकार के प्रति अपनी वफादारी निभा रहे हैं तो इसमें हमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं है। लेकिन हमें ये देखना है कि क्या लोकतांत्रिक देश में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश को ठेगा दिखाया जा सकता है। और अभी जैसे संजय सिंह ने कहा, अच्छी बात कही, आप भी कह रहे हैं कि कल देखते हैं क्या होगा। ये न हो इसीलिए सीजीआई ने अपने आदेश में कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अवमानना के लिए तैयार रहें। और अवमानना का जो कानून है उसमें ये जो 6 महीने की मैक्सिमम सजा, बाकी चीजों को छोड़ दीजिए, और वो एज ए ट्रायल कोर्ट खुद ही वो सुप्रीम कोर्ट कर लेती है, उसमें कोई अलग का तरीका नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय बड़े बड़े महारथी दिमाग लगा रहे होंगे, सरकार ये जानकारी देने से बच रही है, इसीलिए हो रहा। नहीं तो ये तो 24 घंटे में कहा तो 24 घंटे मिल जाए, क्योंकि हर बॉन्ड पर एक कोड पड़ा हुआ है। और आपको इस डिजिटल युग में जब यहाँ बैठ करके हम चंद्रमा पर जा रहे हैं, रॉकेट को संचालित कर लेते हैं, और ये कहा जा रहा है कि साहब उसमें दिक्कत ये है और मैच करना पड़ेगा, फलाना करना पड़ेगा, इससे बचा। हालांकि जो मैच न करने की बात कही गई वहां पर मेरा माथा ठनका है। जब मैच करके नहीं दिए जाए तो ये तो पता चल जाएगा कि किस धनपति ने पैसा दिया और किस पार्टियों को कितना मिला, लेकिन स्पेसिफिक कौन सा पैसा किसके द्वारा कैश कराया गया ये डायरेक्ट नहीं पता चलेगा। हाँ, हम लोग या पार्टियां इस आधार पर पता कर सकती कि भाई हमें कौन सा पैसा मिला, ये तो पार्टी को मालूम है, कांग्रेस को क्या मिलेगा, अगर कुछ और पार्टियों को मिला हो, बाकी जो बचा है सब बीजेपी को ही मिला होगा। सवाल ये नहीं कि अगर कल भी
शाम को जैसे अभी हमारे वकील साहब बता रहे थे कि दूसरे दिन भी लोग सप्लीमेंट्री जानकारी लेके पहुंच जाते हैं, उससे मेरे दिल में शंका हो रही है कि शायद बैंक इस ढंग की प्लानिंग कर रहा हो। अभी तो कल पता चलेगा वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और उसके आगे फिर ये देखना होगा कि चुनाव आयोग कौन से हिलावाली करता है कि डिटेल को हम ना डालें। और उसी से मैं जोड़ता हूँ चुनाव आयुक्त का इस्तीफा। कल भी मैंने कई चैनल्स पर कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब गोयल साहब को लगा कि यार हम बहुत लंबे फंस जाएंगे और कभी बिला वजह हम संकट में फंस जाए, तो उन्होंने कहा कि इसको छोड़ ही देते हैं। वरना जो चुनाव आयुक्त वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है 24 घंटे में, जिसके लिए फाइल तैयार हो जाती है, अपॉइंट हो जाता है, वो इतने आसानी से मैदान छोड़कर नहीं भागेगा। हाँ, और वो तो 2027 से 28 तक उनको मुख्य चुनाव आयुक्त भी बनना था लगातार, अभी 1 साल के बाद। हाँ, अगले साल वो मुख्य चुनाव आयुक्त भी हो जाते जी, और अगले 27 तक रहते तो 4 साल की जो मलाई काटनी थी वो कोई ऐसे नहीं छोड़ देगा। जब तक जो अमृत काल में जो अमृत उनको मिलने वाला था वो ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। जब ये इनको पता चला कि जो हलाल पीना पड़ेगा वो हम अमृत पीने लायक नहीं रह जाएंगे। हो सकता है मेरा एक अनुमान बिल्कुल अनुमान ही हो, सही ना हो, लेकिन एज एनालिसिस करने की हैसियत से मुझे लगता है कि उनके इस्तीफे को भी इससे जोड़ना चाहिए कहीं। और अगर ऐसा होता है तो इस देश में एक बड़ी अजीब संकट खड़ा हो जाएगा कि अगर सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ की बात भी लोग नहीं सुनते हैं, वो भी एक बैंक नहीं सुन रहा है, जाहिर है उसके ऊपर दबाव है, तो क्लियर है, वरना वो बैंक 60 लाख रुपए पढ़ने वाले वकील को नहीं हायर करता। सालवे साहब की एक दिन की फीस 60 लाख रुपए है। तो मुझे लगता है देखना चाहिए। एडीआर वाले भी संजय सिंह आशंका व्यक्त कर रहे हैं, हो सकता है वैसे दिन भर तो बैंड ही बजता रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया और अब ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग उसके अंदर जा रहे हैं तो अभी भी हमारा मन आशंकाओं से भरा हुआ है। और आशंकाओं से इसलिए भरा हुआ है कि जो माहौल चल रहा है इस समय सरकार का, एंड दी वे गवर्नमेंट इज वर्किंग परफॉर्मिंग, वो सब बहुत चीज ठीक है, ठीक है। मैं एक सवाल डॉक्टर एपी सिंह से ले लेता हूँ। डॉक्टर साहब, सुरेंद्र दुबे जी ने बहुत सारे परंतु बहुत सारे सवाल उठाए हैं। एक न्यायिक वेत्ता के रूप में, एक विद्वान वकील के रूप में, जो आशंकाएं एक आम आदमी, जैसे संजय सिंह ने कहा, सुरेंद्र दुबे जी ने इस बात को कहा कि क्या ऐसा होगा और क्या इस देश में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, संविधान पीठ का आदेश भी क्या टाला जा सकता है? क्या पूर्व में इस तरह की चीजें कभी हुई हैं क्या? जरा ये बताइए दर्शकों को। नहीं, संजय सिंह जी ने भी बहुत वरिष्ठता के साथ, गंभीरता के साथ अपनी बातों को रखा। सुरेंद्र द्विवेदी जी तो बहुत ही दशकों के अभ्यस्त हैं और कार्य करते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। निश्चित तौर पर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के निर्णय को टाला नहीं जा सकता। ना तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वाली कहावत अब हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो इस समय है उनके सामने चल पाएगी। उन्होंने एडजमेंट रोक दिए, उन्होंने प्रोसीडिंग को बढ़ा दिया, उन्होंने कोई इस तरह की बहुत परिवर्तन आया, आमूलचूल परिवर्तन आया। अगर भारत सरकार कह रही है विकसित भारत हम बना रहे हैं, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी निश्चित तौर पर बहुत विकसित हो रहा है। बहुत चीजें आई, बहुत चीजें बढ़ी, बहुत चीजें चली हैं आगे। तो ये जो चीजें सब कुछ आई हैं हमारे देश के, उसमें वो निश्चित तौर पर इसमें भी फायदा देंगी, देश के लोगों को फायदा देंगी। और ये फायदा लोकतंत्र के लिए जरूरी है, ये फायदा हमारे देश के संविधान जीवंत रहे, जागृत रहे, वो कोरी किताब ना बने। आरटीआई का कानून अगर बना है तो जैसे सुरेंद्र जी ने तो दशकों का अपना जीवन पत्रकारिता के क्षेत्र में देखा, लगभग अब तक के सारे प्रधानमंत्री जितने हैं जीवित, सब उनके सामने देखे गए हैं, कार्य किए हैं। तो जो ये चीजें हैं वो सामने आएंगी। लेकिन हाँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर चलानी पड़ेगी तो उसने समय समय पर बड़े बड़े महारथियों के खिलाफ चलाई है, डिसीजन लिए हैं, निडर है, निष्पक्ष है, सुप्रीम कोर्ट निर्भीक है
और वो जैसे आपकी पत्रकारिता निष्पक्ष निर्भीक है दुर्गेश चौहान जी, वैसे सुप्रीम कोर्ट भी अपनी कटिबद्धता के साथ अगर कल मैटर लगा है और मैटर हटेंगे, निश्चित तौर पर जब नेक्स्ट डे मैटर लग जाता है तो हम लोगों के कई इंपॉर्टेंट मैटर एडजर्न हो जाते हैं, हट जाते हैं, लिस्टेड से हट जाते हैं। तो वो चीज हटी तो इसका मतलब वो हाथ धो के जिसे कहते हैं ना, हाथ धो के पीछे पड़ना, तो किस लिए पीछे पड़े हैं? किसी का अपने व्यक्तिगत स्वार्थ बिल्कुल नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के हैं ना किसी के, लेकिन इस देश के लोगों का निश्चित भविष्य का स्वार्थ है कि वो निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ दिखा सकें कि किसने किसको कितना दिया है। इससे पता चलता है किसको कितना क्या फायदा मिलेगा। जो चुनावी घोषणा पत्र होता है, चुनावी घोषणा पत्र भी आधारित होता है इलेक्टोरल बॉन्ड के आधार पर किसने किसको कहा दिया। साहब जी, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात डॉक्टर एपी सिंह ने बहुत बड़ी बात कही। मनदीप सिंह आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर एपी सिंह ने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र भी इसी के आधार पर बनता है कि हमारी सरकार आएगी तो राजनीतिक दल फिर जिससे उपकृत हो रहे हैं उसको कैसे उपकृत करेंगे अपने चुनावी घोषणा पत्र के जरिए, कैसे योजना लाएंगे, उनके अनुरूप जिनसे वो पैसा लेते हैं, कॉर्पोरेट से पैसा लेते हैं, बहुत दिनों चल रहा, केवल अकेले नरेंद्र मोदी की सरकार में नहीं, बहुत दिनों से चलता है ये। तो ये उसी तरीके से डिजाइन किया जाता है। और अभी तो आलोक जी कह रहे थे, सुरेंद्र दुबे जी ने भी कहा बहुत विस्तार से कि डायरेक्टर जो स्टेट बैंक के हैं उसमें बीजेपी का एक कार्यकर्ता बैठा हुआ है। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को एक्सटेंशन मिला है, बहुत सारे उपकृत हो रहे हैं। तो अब तो बड़ी से बड़ी संस्था की तरफ उंगली उठ रही है, बेवजह तो लोग नहीं बदनाम कर रहे होंगे। मनदीप सिंह बहुत जल्दी में अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। जहां तक एक्सटेंशन की बात होती है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जहां तक एक्सटेंशन की बात होती है, ये व्यक्ति की अपनी योग्यता पर आधारित होता है। भाजपा का कार्यकर्ता बैठा दोगे वो भी योग्यता पर है, आप अपनी पार्टी का कार्यकर्ता बैठा दोगे डायरेक्टर बना के, वो भी योग्यता थोड़ी है। आप मनदीप सिंह डायरेक्टर हो जाएंगे, दिक्कत क्या है? कांग्रेस भी ऐसा करती रही है। कार्यकर्ता वो हो ही नहीं सकता जो संवैधानिक जगहों पर बैठा होगा, इसलिए ये नहीं तय कर सकते कि बहुत सारे लोग बैंकों के डायरेक्टर बनते रहे, कांग्रेस के जमाने में भी, आपके जमाने में भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बिल्कुल आपका कहना सही है, सब वरिष्ठ लोग मेरे बैठे हैं, जितनी मेरी आयु होगी उससे ज्यादा इनके सबके अनुभव है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ऐसा कहीं नहीं है कि जैसे पहले की सरकारों में लोग बैठ के संस्थाओं को चलाते थे, अब वो चीजें नहीं रह गई हैं। किसी भी कार्यकर्ता का हस्तक्षेप किसी भी संवैधानिक या किसी भी क्षेत्र में नहीं होता, उसका अपना कार्य क्षेत्र होता है। इसलिए ये सरकार ठीक है, एक 10 सेकंड का रिएक्शन। आनंद तारण वो कह रहे हैं भाई आपकी सरकारों की तरह नहीं होता, बहुत पाक साफ है, बहुत पाक साफ तरीके से चला रहे हैं। जल्दी से 10 सेकंड में मैं कार्यक्रम खत्म करूंगा, जल्दी से। निर्वाचन आयोग की बात करूं, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और सीजेआई, ये तीन रहते थे कांग्रेस की सरकार में, लेकिन आज के ये इसका उत्तर बहुत कम समय में दूसरा सही माने में एक अच्छा मामला आज उठाया, और जितने मनीषी बैठे हैं उन सबको प्रणाम करता हूं। निश्चित रूप से अगर हमारी चाहे पत्रकारिता हो, चाहे हमारे जो पढ़ने लिखने वाले लोग हों या जो सजग लोग हों, सजग प्रेरी हो, अगर इसी तरह से अगर हम सब आगे। ठीक है, थैंक यू। संजय सिंह एक छोटी सी टिप्पणी। संजय सिंह। निश्चित रूप से हमारे देश का लोकतंत्र। हाँ बोलिए संजय सिंह, आपकी आवाज नहीं आ रही, जल्दी से बोलिए, अनम्यूट करिए संजय सिंह। मुझे लग रहा है कि सुनिए चौहान साहब, आप अब आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ बोलिए बोलिए, कृपया शीघ्रता बोलिए। मुझे लग रहा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और इस महत्वपूर्ण विषय पे ये इस समसामयिक चर्चा का जहां अंत हो रहा है वो ये है कि लोकतांत्रिक मूल्यों के रक्षा के लिए और देश में चुनावी शुचिता के लिए इस तरह का जो परिणाम है, इसके सार्थक परिणाम निकले, यही हम सबकी आशा और अपेक्षा। ठीक है सुरेंद्र जी, 10 सेकंड में अंतिम टिप्पणी। नहीं ठीक है, संजय सिंह ने जो अपेक्षा की शुचिता हो, परिणाम अच्छे निकले हैं, लेकिन अगर परिणाम अच्छे निकल रहे होते तो एडीआर को वहां कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम इससे एक बहुत महत्वपूर्ण चैनल पर बैठे हैं और दर्शक हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम साफ सुथरी बात करें, तो हम किसी पर कोई टिप्पणी किए बगैर, अभी जैसे मनदीप सिंह जी ने कहा
कि उनको शायद यह मालूम होना चाहिए कि सारी सरकारें पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट डायरेक्टर से बैंक में करती और उनके जरिए बैंकों में लोन दिए जाते हैं, फिर उन्हीं लोगों के पैसे जो है माफ कर दिए जाते हैं एनपीए के नाम पर। नहीं, मैंने भाई साहब अंतिम टिप्पणी मनदीप सिंह, अंतिम टिप्पणी। अब इसमें काउंटर का जुगाड़ नहीं है, कोई काउंटर का अब नहीं, बोलिए। आप किसी भी आईएएस और पीसीएस को कार्यकर्ता कैसे कह सकते हो, या किसी डायरेक्टर को कार्यकर्ता कैसे कह सकते हो? क्या वो बूथ पे काम करता है? वो वेबसाइट भैया डायरेक्टर को भी सरकार नियुक्त करती है, आप देख लीजिए, सरकार बनाती है डायरेक्टर को भी। अभी थोड़ा गणित समझ लो। बहुत 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 धन्यवाद मनदीप सिंह, थोड़ा गणित समझो, अगली बार मिलेंगे तो फिर इस पर बात करेंगे। अभी जरा देखो कि अगर मनदीप सिंह है, कल इनको बैंक का डायरेक्टर बना दिया तो ये कार्यकर्ता नहीं रहेंगे, पार्टी का काम नहीं करेंगे क्या? बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। मनदीप सिंह धन्यवाद आपका, आनंद ताराना, आलोक भदौरिया जी, डॉक्टर एपी सिंह साहब, संजय सिंह, सुरेंद्र दुबे जी और तमाम उन दर्शकों का आभार, धन्यवाद जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। चुनाव इस देश का भविष्य तय करते हैं, इस देश की किस्मत तय करते हैं। और जब चुनावों में ही जो लोग जिनको जिताकर हम भेजते हैं, अब वो जनता के लिए ना काम करके किसी और से उपकृत हों, ये राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ, लोगों से चुनावी चंदा लें और उसके बदले में उनके लिए योजनाएं बनाएं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा लोकतंत्र को चलाना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।